से ही घर पहुंचा उसे हिचकियों से रोने की आवाज सुनाई दी। लंबे लंबे डग भरता आवाज का पीछा करते पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर हैरान हुआ। अदन, उसने अपनी कजन को पुकारा। वो चेहरा उठाकर भीगी आंखों से उसे देखने लगी। क्यों रो रही हो? वो उससे शदीद नफरत करने के बावजूद भी पूछ रहा था। अदन ने घबराकर लॉन से उठते हुए नफी में सर हिलाया तो वो उसे देखने लगा। कहाँ जा रही हो? मेरी अभी बात खत्म नहीं हुई, उसने गुस्से से घूरते हुए कहा तो वो उसे नम आंखों से देखने लगी। क्यों रो रही हो? वो दोबारा मुस्तफसिर हुआ तो अदन ने सिसकी भरी। यूनी की फीस देनी है, चच्ची से पैसे मांगते शर्म आ रही है, उसने भोलपन से कहा तो वो उसे गुस्से से देखने लगा। तुम्हें हर जगह अपना मजलूमियत का झंडा गाड़ने का क्यों शौक है? सीधे तरीके से किसी से भी कह देती, वो तुम्हें सेमेस्टर के पैसे दे देता। तुम्हें दुनिया को ये बताने में मजा आता है कि हम यतीम पर जुल्म करते हैं। वो एकदम भड़क उठा। अदन ने खौफ के मारे नहीं बताया था कि उसने चच्ची से पैसे मांगे थे और उन्होंने इनकार कर दिया था कि घर के काम करो, ज्यादा पढ़ लिख कर अफसर बनने की कोशिश न करो वरना अच्छा नहीं होगा। अदन हमेशा उससे हर बात छुपाती थी। चच्ची का खौफ ही ऐसा था कि सांस भी उनको सोचकर रुकने लगती थी। ये लो, उसने वॉलेट से निकालकर उसे पैसे थमाए और लंबे लंबे डग भरता वहां से चला गया। अदन ने आंसू साफ करते उन पैसों को देखा जो किसी भीख से कम महसूस नहीं हुए थे। उसने सोचा था एक बार पढ़ लिख ले तो वो यहां से भाग जाएगी, सहाम खानजादा से बहुत दूर, इतनी दूर कि वो कभी उसके गुस्से को महसूस भी नहीं कर पाएगी। वो दुपट्टा ठीक करके अंदर की जानिब आई तो उसकी चच्ची ने उसकी बाजू से उसे थामा। वो सटपटा कर रह गई। सहाम से क्या बात कर रही थे तुम? मैंने ऊपर से देखा है, वो उसकी जानिब देखते गुस्से भरे चेहरे से पूछ रही थी। अदन ने नफी में सर हिलाया। पैसे मुट्ठी में भेज लिए। कुछ नहीं चच्ची, वो मुझसे पूछ रहे थे यूनी कैसी जा रही है। उसने झूठ बोलते हुए भागने की कोशिश की। रुको, उसकी चच्ची भी घाट घाट का पानी पी हुई थी। मुट्ठी में क्या है? उनकी नजर उसकी मुट्ठी पर पड़ ही गई, लिहाजा वो तेजी से पूछने लगी। मामा, मैंने पैसे दिए हैं, यूनी की सेमेस्टर की फीस। इन मोहतरमा को मजलूम बनने का शौक है, हालांकि ये आपसे मांगती तो आपने कौन सा मना कर देना था। घर में काम ऐसे करती है जैसे नौकरानी है, उसने नखूत से कहा तो उसकी माँ उसे देखने लगी कि उनके चेहरे पर परेशानी सी झलक रही थी। कहीं वो सहाम को सब सच ना बता दे, लेकिन वो खामोश रही। सहाम सर झटक कर चला गया तो वो भी फौरन से भागी, कहीं चच्ची उसे पकड़कर दोबारा पूछ कूछना शुरू कर दे। वो अदन को गुस्से से देखते हुए वहां से निकल गई। उन्हें वो लड़की एक आंख नहीं पसंद थी, न जाने कि उनके शौहर उसे वहां उठा लाए थे। अदन, तुमने शुक्र है वक्त पर फीस जमा करवा दी, वरना सेमेस्टर में बैठ नहीं सकती थी, उसकी दोस्त उसके साथ चलते हुए बोल रही थी। हाँ, बस वक्त पर सहाम ने पैसे दे दिए, उसने मुस्कुराकर बताया तो वो उसको शरारत भरी नजरों से देखने लगी। भाई मियाँ है तुम्हारा, वो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा तो कौन करेगा? उसकी शरारत भरी मुस्कुराहट पर अदन झेम सी गई। फिर वो लोग रोड की जानिब आए। पॉइंट मिस हो चुकी थी। अदन ने सर पकड़ लिया। उसके साथ ज्यादातर यही होता था, उसका पॉइंट मिस हो जाता था। उसकी दोस्त तो अपने भाई के आ जाने पर चली गई थी, जबकि वो फुटपाथ पर बैठी इंतजार कर रही थी कि उसे कोई ऑटो ही मिल जाए। इतने में एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। अदन, आज फिर पॉइंट मिस हो गया? शान, जो कि उसकी यूनी के प्रोफेसर थे, उन्होंने नरमी से पूछा। अदन ने अफसरदगी से सर हिला दिया। अच्छा चलो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, यहाँ से रिक्शा मिलना भी मुश्किल है। उन्होंने सर हिलाते हुए उसे ऑफर की तो वो मुतमईन होती उनकी गाड़ी में बैठ गई। शान ने गाड़ी स्टार्ट की और उसके बताए पते पर अपनी गाड़ी डाल दी। शान उसे मेन रोड पर अदन के कहने पर ड्रॉप करके चला गया था। वो घर आई तो कुछ मेहमान आए हुए थे। अदन उनको सलाम करते हुए अंदर की जानिब बढ़ गई। उसकी चच्ची ने इशारा किया कि उनके लिए कुछ खाने पीने का लेकर आओ। उसकी हालत गैर हो रही थी, लेकिन उसे चच्ची के इशारे पर काम करना पड़ा। वो जैसे ट्रॉली सजाकर लाउंज में आई, एक मेहमान खातून ने मुस्कुराकर उसे देखा। अरे, ये तो तुम्हारे बेटे सहाम की बीवी है ना? तुम अभी से इससे इतने काम करवाती हो? उनकी बात सुनकर उसकी चच्ची के चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो गई। अरे कहाँ, इसे खुद ही काम करना पसंद है। अभी भी यूनिवर्सिटी से आकर मेरे बिना कहे ही चाय पानी का इंतजाम कर लिया। बहुत ख्याल रखती है, खुद से कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी चच्ची ने मुस्कुराते हुए मेहमानों के सामने उसकी तारीफ की, वरना वो उनकी बुराई करना शुरू हो जाती कि शादी से पहले बहू को नौकरानी बना दिया। बड़ी अच्छी बहू मिली है भाई, बहुत खुश नसीब हो। हमारी बहू तो हिलकर पानी भी नहीं पीती। उन लोगों ने सर झटक कर अपनी बहुओं की जो बुराइयां शुरू की तो चच्ची ने कानों को हाथ ही लगा लिया। अपनी बहू की तारीफ करती रही थी और अदन वहां से गायब हो चुकी थी। उस तारीफ का कोई फायदा नहीं था जिसमें उसे बेइज्जत किया जाता था। रात को खाना बनाकर अदन कमरे में पढ़ने आई, क्योंकि उसके सेमेस्टर शुरू होने वाले थे। उसके चचा और सहाम एहतशाम ऑफिस से वापस आए तो चच्ची ने खाना लगाने के लिए अदन को बुलाया। वो पढ़ते पढ़ते सो चुकी थी। एहतशाम अपने कमरे से निकलकर जा रहा था। उसे कुछ आवाज सुनाई दी।
उठ, महारानी बनी बैठी है, जाकर खाना लगा। उसकी चची उसे डांट रही थी और वो सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। मम्मी, आप कैसे बात कर रही हैं? वो हैरानी से पूछ रहा था। कैसे? उसने मेरी कमीज जला दी थी, इतनी महंगी थी, ब्रांड से ली थी। पहले खुद ही कहती है चची मैं ये काम कर देती हूँ और फिर काम खराब कर देती है। उन्होंने गुस्से से कहा तो एहतशाम ने उन्हें रिलैक्स किया। आप रिलैक्स करें वरना बीपी हाई हो जाएगा। उसने अपनी मम्मी को बेचकर अदन को देखा तो सर झुकाए खड़ी थी। मम्मी क्या कह रही है अदन? जब काम होते नहीं है तो जिम्मेदारी क्यों लेती हो? छोड़ दो ये काम और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। भाई को पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, उसने समझाते हुए कहा तो वो कुछ ना कह सकी। वो भी बस पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ही थी जो इसे कुछ करने नहीं देती थी। वो चला गया तो अदन किताबें बंद करती तेजी से नीचे आई, जहां वो सब खाने की मेज पर मौजूद थे और चच्ची खाना लगा रही थी। अदन दूर से उनके चेहरे पर गुस्सा देख सकती थी। वो तेजी से आगे आई और उनके साथ खाना लगाने लगी। मेड को उन्होंने ही निकाला था कि अदन और वो मिलकर काम कर लिया करेंगे, लेकिन सारा काम अदन के सर डालकर वो मजे से घूमती फिरती थी। अदन जल्दी से बाकी की चीजें गर्म करके लाई। साहब ने एक नजर उसे देखा और सर झटक कर खाना खाने लगा कि उसे नौकरानी बनने का खासा शौक था। वो क्या कर सकता था? अदन, रोटी खत्म हो गई है, चची ने कहा तो वो तेजी से खाना छोड़कर उठी और रोटी डालने भागी। अक्सर ऐसा होता था, जब खाना अच्छा बनता था तो वो ज्यादा खाना खाया करते। बच्ची को आराम करने दिया करो बेगम, इतना काम करती है। उसके चचा को उसके खाने पर से उठकर जाना अच्छा नहीं लगा था। उसने खुद कहा था रोटी ताजी बनाऊंगी। उन्होंने सर हिलाते हुए कहा तो वो क्या कह सकते थे जब अदन खुद से ही सब काम करने को कहती थी। खाने के बाद टेबल समेटकर अदन वहीं बैठकर सोचने लगी कि अब शदीद नींद आ रही है, पढ़ाई कैसे करे। इतने में एहतशाम वहां चला आया और दोस्तों के साथ वो पार्टी करने जा रहा था। इसे किसी गहरी सोच में बैठा देखकर रुक गया। यहां क्या कर रही हो? उसने वहां आते पूछा। बस जा रही हूं रूम में, उसने उठते हुए कहा। सुनो, उसने पुकारा। अदन और एहतशाम की कोई बेतकल्लुफी नहीं थी, जबकि साहम तो सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। उसको कहा जाए कि इस घर में उसका कोई नहीं है तो गलत नहीं होगा। जी? वो पलटकर सवालिया नजरों से देखने लगी। तुम इतनी उदास और चुप क्यों रहती हो? भाई के साथ बात किया करो। बाबा ने अगर अचानक शादी का कह दिया तो तुम्हें मसला नहीं होगा। भाई को समझना मुश्किल नहीं है, उसने दोस्ताना लहजे में समझाना चाहा। इतने में साहम सीढ़ियां उतरता तैश में नीचे आया। यहां रात में क्या कर रही हो? मुझसे दो बातें करते तुम्हारी जान निकल जाती है, उसने खासे तंजिया अंदाज में कहा था कि एहतशाम अपने बड़े भाई को देखने लगा। भाई, वो यहां बैठी थी, मैंने बस पूछा कि तुम कमरे में क्यों नहीं गई, उसने बेयकीनी से सफाई देते कहा। मैं तुम्हें जानता हूं शाम, लेकिन इस लड़की को मैं इतना तो जानता हूं, इसे दूसरों के सामने मजलूम बनने का शौक है। मम्मी नहीं कहती, पहले आकर खुद काम मांगती है और फिर बिगाड़ देती है, उसने गुस्से से अदन को देखते कहा, जो सर झुकाए मुट्ठियों में दुपट्टा भेंचे खड़ी थी। उसने सर उठाकर साहम की आंखों में देखने की गलती नहीं की थी। अदन, कमरे में जाओ, एहतशाम ने कहा तो वो पास से निकलती चली गई। उसके साथ हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं, मजलूम बनने की कोशिश करती है। हालांकि जानता हूं मुझसे निकाह करते वक्त इसी लड़की ने बाबा के सामने हाँ की थी ताकि इस घर में रह सके। मजलूम नहीं है, इसलिए अपनी हमदर्दी किसी दूसरे पर जो इसका हकदार हो उसके लिए रख लो, साहब ने कहा तो वो सर हिलाकर चला गया। उसका भाई उससे ज्यादा जानता था। वो जब ऊपर था उसकी माँ ने दिखाया था कि वो कैसे लड़की तुम्हारे छोटे भाई की हमदर्दी बटोरने के चक्कर में लगी है, और सहाम तन फन करता हुआ नीचे आया था और उसकी अच्छी खासी इंसल्ट कर डाली थी। उसकी माँ कहती थी उसे मर्दों की हमदर्दी चाहिए होती है, और वो देखता भी था। माली बाबा उससे हमदर्दी और बड़े प्यार से बात करते थे, जबकि वो मुस्कुराकर सिर्फ उनसे बात करती, बाकी घर वालों से बात करने में उसके पर जलते थे। अदन कमरे में आकर हिचकियों से रोने लगी। मम्मी, बाबा, आप दोनों क्यों छोड़कर चले गए मुझे? मैं क्या करूंगी अब इस दुनिया में? उसने आसमान की जानिब देखते पूछा था, जबकि आंसू तवातुर से उसकी आंखों से बह रहे थे। उसने किताबों को दोबारा नहीं देखा था कि उसके दिल पर बहुत सा बोझ आ गया था। सहाम उसकी इंसल्ट करता था, न जाने वो शादी के बाद उसके साथ किस तरह नफरत का इजहार करेगा। अदन यहां से भागने का सोचती थी, लेकिन अपने माँ बाप की तरबियत की वजह से भागती नहीं थी। अदन अपने माँ बाप के साथ दुबई में रहती थी। उसकी जिंदगी बहुत अच्छी और पुरसकून थी। उसके माँ बाप ने अपनी बेटी को किसी चीज की कमी कभी नहीं होने दी। वो अपने भाई से बड़े थे, लेकिन उन्होंने शादी करने में काफी देर की थी, क्योंकि वो जिन्हें पसंद करते थे वो चाहती थी कि वो डॉक्टर बन जाए। अदन के बाबा ने उनके डॉक्टर बन जाने पर फिर उनके कैरियर के आगाज होने के बाद उनसे शादी की थी। अदन की मामा दुबई में हॉस्पिटल में जॉब करती थी। जिंदगी पुरसकून और अच्छी गुजर रही थी, और वो लोग सहाम के घर वालों से राब्ते में भी रहते थे। मसरूफियत के सबब उनकी मुलाकातें महज एक बार ही हुई थी। अदन शादी के 4 साल बाद हुई थी।
वो सर आंखों पर पली बड़ी बच्ची थी, मासूम और खूबसूरत। अचानक उसकी मामा की अस्पताल में हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उस वक्त अदन 10 साल की थी। दोनों बाप बेटी की जिंदगी जैसे रुक सी गई। उस वक्त सहाम की फैमिली दुबई आए थे। वहीं उसके बाबा ने अदन को सहाम के लिए मांग लिया। वो इंतहा का गुस्सा हुआ और लड़ाई की। उसे अदन से निकाह नहीं करना, लेकिन किसी ने भी ना सुना और उसका निकाह अदन से कर दिया गया। सहाम की नफरत उसे बढ़ती गई और रही सही कसर उसकी माँ ने पूरी की, जो अपने शौहर के खानदान से लड़की नहीं लाना चाहती थी। उसने अदन से नफरत उसे जाने बिना की थी। अदन ने उस वक्त निकाह पर इतना ध्यान नहीं दिया। उसने अपना अजीज रिश्ता खोया था। वो अफसरदा रहती थी। उसके बाबा ने कहा भी कि वो चचा के घर चली जाए, लेकिन वो मना कर देती। उसके बाबा गमगीन रहने लगे और देखते ही देखते वो भी इस दुनिया से चल बसे। उस रात उन्होंने अदन को गले लगाकर कहा था, वो बहुत प्यारी बच्ची है, वो अपना रिश्ता निभाएगी और सहाम को समझने की कोशिश करेगी। उसके चचा लोग अच्छे हैं, अदन का ख्याल रखेंगे। वो 15 साल अदन को गले लगाकर समझाते रहे और फिर वो उसे बाहों में भेंचकर ऐसे सोए कि दोबारा उठ ना सके। अदन ने चचा के घर कॉल की, जिसे सहाम नहीं उठाई थी। वो सिसकियों से रोने लगी। सहाम ने कोफ्त से कहा, बात करनी है तो करो, रोना धोना किसी और को सुनाना। उसने बहुत मुश्किल से बताया कि उसके बाबा इस दुनिया में नहीं रहे और सहाम फौरन से अपने बाप को बताने भागा। वो उस वक्त 22 साल का था। वो फौरन दुबई पहुंचे और उसके चचा अदन को अपने साथ ले आए। वो इस सितम ज़रीफ़ी पर खामोश रहती, चुप चुप रहती। फिर चची ने उसे गुस्से और नफरत का निशाना बनाना शुरू किया। साथ ही वो इल्ज़ाम अदन पर लगा देती थी कि वो खुद ही काम करती है, ये खुद ही मजलूम बनती है। सहाम के दिल में जो थोड़ी बहुत हमदर्दी पैदा हुई थी, वो भी उसके दिल से चली गई। वो रोती तो सहाम को गुस्सा आता कि यही सब दिखाकर वो मजलूम बन जाती है। हम कौन सा तुम पर जुल्म कर रहे हैं? अदन का वहां कोई नहीं था। उसके बाबा ने गलत कहा था कि उसके चचा की फैमिली अच्छी थी। आते साथ गम मनाने के बजाय उसे नौकरानी बना दिया गया। कुछ संभली तो चचा ने उसका एडमिशन करवा दिया। कॉलेज लाइफ भी बहुत मुश्किल थी। छोटी उम्र में घर के काम करना और पढ़ना। उसके आते ही चची ने नौकरानी को फारिग कर दिया था। अदन की सूरत उन्हें नौकरानी जो मिल गई थी। अदन अकेले में अपनी किस्मत पर मातम करती और सोचती। उसकी मामा इतनी बिजी लाइफ में उसके खाने पीने का ख्याल रखती थी। बाबा उसके बोलने से पहले चीजें हाजिर कर देते थे। ना वो जिंदगी थी और ना ही वो जिंदगी जीने का मजा। साहब से उसका जब भी सामना होता, वो इसे बुरी तरह झाड़ देता। उस पर अपनी माँ का खूब असर हुआ था। एहतशाम ज्यादा घर में रहता नहीं था। वो खुशबाश रहने वाला बंदा था, इसीलिए घर से बाहर ऑफिस से आने के बाद दिन गुजारता। उसे घूमने फिरने का खासा शौक था। अदन की जिंदगी एक मदार में रोज चक्कर काट रही थी। न जिंदगी बेहतर होती थी, न सहाम के रवैये में कोई तब्दीली आती। उसने तो अब उम्मीद लगाना ही छोड़ दी थी। एहतशाम उसका कजन था, भाइयों जैसा था, लेकिन सहाम को उससे भी बात करने पर एतराज था। उससे बात ही क्यों की? मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती। हालांकि वो उसे बात करना तो दूर, देखकर रास्ता बदलने वाला इंसान था। मुझे देर हो गई एहतशाम भाई, क्या आप मुझे यूं ही छोड़ देंगे? वो काम करके तेजी से बाहर आई और एहतशाम से बोलने लगी। हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें अपने शौहर के पास जाना चाहिए, ऐसे मदद के लिए। वो वहां खड़े हैं, तुम्हारे शौहर साहब। एहतशाम ने आंख दबाते हुए कहा। उसने सहाम को देखा नहीं था, बल्कि सहाम ने उसके घर से तेजी से निकलकर एहतशाम के पास जाना देख लिया था और माथे पर बल डाले दोनों को देख रहा था। मैं कैसे बोलूं? वो नर्वस होने लगी तो एहतशाम ने उसे देखा और फिर सहाम को। भाई अदन को यूं ही छोड़ दें, उसने कहा और तेजी से गाड़ी गार्ड के दरवाजा खोलने पर बाहर निकाल कर ले गया। वो वहीं खड़ी सोच रही थी, क्या करे? पॉइंट तो निकल गया, अब कैब करके जाए या सहाम के पास जाए। लेकिन उसे सहाम के तंज और गुस्से से हमेशा डर लगता। वो उसे घूरी देते गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। आ भी जाओ या यहीं छोड़कर चला जाऊं? उसने गुस्से से पुकारा तो वो उछल पड़ी, फिर तेजी से उसकी जानिब पड़ी। गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठी तो उसने भी फ्रंट सीट संभाली। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। ड्राइवर रख लो, ज्यादा दुनिया को यह बताने की जरूरत नहीं कि हम तुम पर जुल्म करते हैं। तुमने पॉइंट से जाना खुद शुरू किया था, वरना तुम्हें मालूम है बाबा ने तुम्हारे लिए गाड़ी लगवाई थी। साहब की बात सुनकर उसे कॉलेज का वो जमाना याद आया जब यहां आकर एडमिशन लिया था और फिर कॉलेज जाना स्टार्ट किया। शुरू के कुछ महीने तो गुजर गए तो उसकी चच्ची कमरे में आई और उसके बाल पकड़ लिए। तुम्हारी वजह से मैं ड्राइवर को बुला नहीं सकती, मुझे इतने कामों के लिए बाहर जाना होता है, लेकिन वो कहता है मुझे बीबी को लेने जाना है। उन्होंने गुस्से से कहा तो वो रो पड़ी। अच्छा आप ड्राइवर वापस ले लें, उसने माजरत करते ड्राइवर वापस कर दिया। वो बस अपनी सहूलत की चीजें उसे देने पर आमादा नहीं थी। उनके मुताबिक उनका सबसे काबिल और हैंडसम बेटा वो हड़प कर गई थी। वो मजीद उसे कुछ भी निकलने नहीं दे सकती थी। चच्चा के पूछने पर चच्ची ने ही जवाब दिया, दोस्तें जाती हैं पॉइंट से तो वो उनके साथ जाना चाहती है
اور چچا نے مسکرا کر سر ہلا دیا اور سہام کو غصہ آیا۔ ایک اور حکم کی مخالفت۔ پوائنٹ میں اتنا رش ہوتا ہے، کبھی مس ہو جاتی ہے، لیکن نہیں، اسے اپنی کرنی ہوتی ہے ہر جگہ۔ دل میں مزید خلش پیدا ہو گئی۔ سہام اس نفرت کو کم کرنے کے بجائے بڑھاتا جاتا تھا۔ اسے بٹھا کر پوچھنے کے بجائے خود اس پر الزام تلاشی کرتا، اور اس کی ماں خوش ہو جاتی کہ ایک نہ ایک دن وہ اسے طلاق دلوا کر ہی رہیں گی۔ وہ میں ماریا میرے ساتھ ہوتی ہے۔ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کی، جبکہ ماریا اپنے بھائی کے ساتھ آتی جاتی تھی۔ یونیورسٹی آئی تو عدن اتر گئی اور وہ اپنے آفس چلا گیا۔ واپسی پر ہمیشہ کی طرح وہی ہوا۔ شان نے اسے 3-4 بار ڈراپ کیا تھا۔ اب تو اسے دیکھ کر ہی سمجھ جاتا تھا کہ اس کا پوائنٹ مس ہو گیا۔ وہ یوں نہیں آیا تھا عدن کو لینے کے لیے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول گیا۔ عدن اپنے پروفیسر کی گاڑی میں بیٹھ کر گئی تھی اور وہ گھر ڈراپ کر کے اسے وہاں سے چلا گیا۔ وہ اسے اچھے سے جانتا تھا، وہ کافی مشہور آدمی کا بیٹا تھا۔ سہام جیسے ہی گھر پہنچا، عدن لان کے شیلٹر کے نیچے کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چینج کر کے وہاں کھڑی ہو گئی تھی۔ سہام تیزی سے اس کے قریب آیا اور اس کا بازو تھام لیا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا اتنے عرصے میں کہ سہام نے اس کے بازو تھامے تھے۔ اس نے عدن کو کھینچ کر شیلٹر سے باہر نکال کر کھلے آسمان تلے کھڑا کر دیا۔ وہ موسلادھار بارش میں بھیگتی بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا وجود کب کپا رہا تھا۔ چھوڑیں پلیز، مجھے سردی لگ رہی ہے، وہ کانپتی ہوئی التجا کرتی بولی۔ بارش میں وہ دونوں بری طرح بھیگ چکے تھے۔ بہت شوق ہے نا دوسروں کے آگے مظلوم بننے کا، ان کی توجہ چاہیے تو لو اب۔ اس کے دونوں بازو پکڑے خود کے بے حق قریب کرتے غصے سے بولا۔ آج وہ اس کا دماغ گھما چکی تھی۔ سہام اسے لینے گیا تھا کہ کہیں اس کا پوائنٹ نہ مس ہو گیا ہو۔ اسے ویسے بھی گھر ہی جانا تھا۔ اب وہ بزنس ٹور پر فرانس جا رہا تھا۔ وہ وہاں آیا اور وہ منظر جس میں عدن شان کی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی، اس کے اندر آگ لگا چکا تھا۔ وہ اس کی زبردستی نکاح میں بیوی تھی، لیکن وہ اس کی غیرت بھی تھی۔ وہ خود ہی اس کے گھر میں نوکر بن کر رہتی۔ چھوڑے مجھے، نفرت کرتے ہیں نا میرے وجود سے، پھر یہ آگ کیوں لگ رہی ہے آپ کو؟ وہ غصے سے چلائی تو اس نے ایک جھٹکے سے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ زبان پہلے نہیں کھولی تو اب کھولنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ بہت شوق ہے غیر مردوں کو یہ بتانے کا کہ سہام کے گھر والے نوکر بنا کر رکھتے ہیں۔ تم نے انہیں یہ بتایا تم نوکر بن کر رہنا پسند کرتی ہو؟ اپنے شوہر کے علاوہ ہر ایک کے دل میں تمہیں جگہ چاہیے، یہ سب بتایا ہے؟ اس نے کلائی موڑتے ہوئے پھنکار کر پوچھا تو وہ سسکتی ہوئی اسے غصے سے دیکھی گئی۔ آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے؟ کبھی اپنی بیوی سمجھا ہے؟ تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے۔ آپ نے کبھی نہ مجھے اپنا سمجھا اور نہ ہی ترس کھایا، اس نے سرسراتی آواز میں کہا تو سام تنفر سے ہنسا۔ مام ٹھیک کہتی ہیں، تم بہت بڑا ڈرامہ ہو، اس نے جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے کہا۔ کل سے میں تمہیں لینے اور چھوڑنے جایا کروں گا۔ تم نے ایک قدم میری مرضی کے خلاف استعمال کیا تو یاد رکھنا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس نے عدن کی گردن کو تھام کر قریب کرتے کہا۔ اس کا پورا وجود بھیگا ہوا تھا۔ ہاتھ سینے پر لپیٹ کر وہ خود کو گرمائش دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں گاڑی آ کر رکی۔ سامنے سے احتشام نکل رہا تھا۔ سہام نے عدن کی حالت دیکھ کر لب بھینچے اور اپنا کوٹ اتار کر اس کے وجود پر ڈالا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ سہام نے اسے غصے سے اندر جانے کا اشارہ کیا تو وہ دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے سہام کا کوٹ اتار پھینکا اور رونے لگی۔ زخم دے کر وہ ظالم الزام بھی اسے دیتا تھا۔ یہ رشتہ بھی بہت بڑی غلطی تھی، وہ روتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ رات کھانا بنانے تک اسے بارش میں بھیگنے کے سبب بخار ہو گیا۔ سہام نے اس کی سرخ ناک دیکھ کر لب بھینچ لیے۔ اس کا بار بار کھانستے ہوئے سوں سوں کرنا اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ سہام، عدن کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس کے چہرے سے لگ رہا ہے اسے بخار ہو رہا ہے، اس کے چچا نے حکم دیا تو سہام کو ماننا ہی پڑا۔ وہ کھانے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ عدن چادر پہن کر باہر آئی اور اس کے ساتھ اسپتال آ گئی۔ جو بھی ہوا اس میں تمہاری غلطی تھی، شوہر سے پوچھ کر کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ سہام کی بات اس کے چکراتے سر کے ساتھ اس نے سنی۔ وہ دوا دلا کر گھر آیا تو اس کی ماں دروازے پر انتظار کر رہی تھی۔ وہ انہیں مسکرا کر دیکھتا عدن کو کمرے میں جانے کا اشارہ کرتے چلا گیا۔ دوسری شام گھر پر کوئی نہیں تھا۔ اس کے چچا اور چچی دوسرے شہر فوتگی میں گئے ہوئے تھے، جبکہ عدن یونی کے بعد گھر تھی اور سہام احتشام آفس میں تھے۔ سہام اسے ڈراپ کر کے چلا گیا تھا۔ شام میں وہ ریلیکس انداز سے پاؤں ٹیبل پر رکھے بیٹھی تھی۔ دوپٹہ صوفے پر پڑا تھا۔ وہ پاؤں جھلاتے ہوئے موبائل یوز کر رہی تھی۔ احتشام گھر میں آیا اور اسے دیکھ کر سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں چلا گیا۔ اسے احساس تک نہ ہوا۔ جب سہام آفس سے آیا، احتشام سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا اور اس کی بیوی صوفے پر بے ترتیب حلیے میں لیٹی تھی۔ سہام کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ اس کے وجود کو بنا دوپٹے کے دیکھ کر سہام خانزادہ کے ماتھے پر بے شمار بل نمودار ہوئے۔ کالی گہری آنکھیں پل میں غصے کی زیادتی سے سرخ پڑ گئی۔ بنا عدن کو سمجھنے کا موقع دیے وہ عدن کی بازو سخت گرفت میں لے کر
उसने सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। एहतशाम कंधे उचकाकर चला गया कि ये उन मियाँ बीवी का मामला था। तो अब बताओ, दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? अदन को सोफे पर पटखने के अंदाज में बिठाकर वो सर्द लहजे में गुर्राकर कहने लगा तो अदन की आंखों से भल भल आंसू बहने लगे। साहब ने गहरी नजर भरकर उसको गुस्से से देखा। मुझे मेरी बात का जवाब दो। मुझ पर इन मगरमच्छ के आंसुओं का कोई असर नहीं होने वाला। अपना पांव सोफे पर अदन के करीब रखकर उस पर झुकते हुए सर्द लहजे में कहा तो अदन ने हिचकी भरते ग्रे नम आंखों में साहब की जानिब देखा। वो भी अदन के देखने पर एक दफा अपनी नजरें फेर गया। दिल अजीब ही लय पर धड़का तो साहब पांव हटाकर अपने कोट को झाड़ते दोनों हाथ पुश्त पर बांधकर खड़ा हो गया। मुझे नहीं पता था वहां एहतशाम भाई भी हैं। मैं तो समझी कोई नहीं है, इसीलिए उस तंबू को उतार दिया जो हर वक्त लिपटा रहता है। वो रोते गुस्से से बोली। वो कुछ भी कर सकता था, घर में भी कोई नहीं था। अदन की गुलफशानी पर साहब ने एक ही झटके में उसे बाजू से थामकर अपने रूबरू किया। अदन ने सफ्ताद पर भोंचका सी आंखें फाड़े चेहरे पर खूनख्वार तासुरात सजाए खड़े साहब को देख रही थी। ना ही ये तंबू है, ना ही गले का पट्टा। सर की इज्जत है। और एक बात जहन नशीन कर लो, तुम साहब खानजादा की इज्जत हो और अपनी इज्जत पर साहब किसी का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपनी इज्जत को बचाने के लिए मर भी सकता हूं और जो भी इस इज्जत को बुरी नजर या खराब करने की कोशिश करेगा उसे मार भी सकता हूं, फिर चाहे वो अदन बीबी तुम ही क्यों ना हो। अपनी आंख सी दहकती सांसें अदन के चेहरे पर छोड़ते दबे दबे लहजे में गुर्राकर कहा तो अदन को अपनी जान निकलती महसूस हुई। आंखें पल में लबालब पानियों से भर गईं, जिसे देखकर साहब ने गहरी सांस भरी और अदन का बाजू छोड़कर उसे जाने का इशारा किया। अपना सर से लेकर कंधों तक अच्छे से दुपट्टा लपेटकर वो बाहर की जानिब कदम बढ़ाने चाहे तो सामने पलटकर बाहर जाती अदन के बालों को दुपट्टे समेत नरमी से अपने हाथ की गिरफ्त में लिया। अदन अपनी जगह जामिद सी हो गई, जबकि साहब चेहरे पर संजीदा तासुरात सजाए अदन का दुपट्टा सर से उतारते उसके लंबे घने बालों को बल देने लगा। इतना मुश्किल तो किसी 2 साल के बच्चे को समझाना नहीं होता जितना मुश्किल तुम्हें समझाना और किसी काम से रोकना है। अदन के बाल चुटिया में बांधकर दुपट्टा सर पर ओढ़ाए नफी में सर हिलाते हुए कहा और उसे पता था कि वो ये बात दिल पर ले बैठी है। आइंदा मैं तुम्हें खुले बालों और बगैर दुपट्टे के ना देखूं, वरना टांगे तोड़कर इसी तंबू में बांधकर कमरे में बंद कर दूंगा। लहजे की नरमी पल में गायब हुई और फिर से वही संजीदगी और सर्द लहजा औद आया तो अदन ने हलक तर करके स्पीड लगाकर वहां से फरार हासिल की। अदन की फुर्ती देखकर साहब की मूंछों तले उन आबी लबों पर मुस्कुराहट रिंग गई। वो सर झटक कर कदम कमरे से बाहर ले गया। अगले रोज वो अदन को यूनिवर्सिटी छोड़ने आया था। उसने दूर तक अदन का पीछा किया। उसे मालूम नहीं था कुछ लम्हात उसके साथ गुजारने के बाद वो उसके बारे में सोच भी सकता था। हमेशा एक फासले से दोनों मिलते थे, लेकिन अब वो इस रिश्ते को इतना सीरियस ले चुका था कि अदन पर किसी की निगाह तो क्या, अपने भाई का भी इर्द गिर्द रहना बर्दाश्त नहीं होता था। उसने गहरी सांस भरी कि इस लड़की के लिए उसे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए था। वो जो भी थी उनकी हमदर्द नहीं थी। उसके जहन में वही था जो उसकी माँ ने अपने मुताबिक हर मंजर जो उसे दिखाया था। वो वहां से ऑफिस चला गया। उसने बिजनेस टूर भी कैंसिल कर दिया था कि घर में वो एहतशाम के सहारे अदन को नहीं छोड़ सकता। उसके मुताबिक एहतशाम भोला था और अदन उसे बेवकूफ़ बनाकर किसी के साथ भी भाग सकती थी। अदन यूनी से जल्दी घर आ गई। उसके सर में दर्द था। उसने कैब ली और घर चली आई। साहब उसे लेने गया तो वो उसे ना मिली। उसकी दोस्त ने बताया कि वो घर चली गई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं। वो माथे पर बल डाले घर आया तो घर पूरी तरह सन्नाटे में डूबा हुआ था। वो तेजी से ऊपर आता अदन के कमरे में जाने लगा। उसके कदम अपनी माँ की आवाज़ सुनकर ठुठक गए। ये तबीयत खराबी का नाटक किसी और को दिखाना और बराए मेहरबानी मेरे बेटे से दूर रहो। 2 दिन उसके साथ गुजार कर खुद को उसकी बीवी